नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चीन को चुनौती, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने कहा था कि वो 4 के दौरे पर जा रही है, 4 एशियाई देशों के दौरे पर जा रही हैं, उन देशों में पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि ताइवान का भी दौरा करेंगी, लेकिन चीन लगातार धमका रहा था, युद्ध अभ्यास कर रहा था, शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, बिल्कुल ताइवान के करीब आकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, युद्ध अभ्यास कर रहा था, अपना ड्रिल कर रहा था। इसलिए लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। पेलोसी ने 4 देशों के नाम में से ताइवान को हटा दिया, लेकिन आखिरकार कल देर रात भारतीय टाइम के अनुसार अगर हम देखें तो भारतीय समय अनुसार करीब 7 बजे वो ताइवान पहुंची और उस वक्त बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, एक जश्न उनके आने का मनाया गया। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से किया गया। और जो ताइपे का एयरपोर्ट था, पूरी तरह से वहां पर अंधेरा कर दिया गया उनके जहाजों के बेड़े को लैंड करवाने के लिए। और उसके बाद और पूरी तरह से वहां पर अंधेरा कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, किसी भी तरह का कोई हमला ना हो। और साथ ही वो ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ से आई, ईस्ट की तरफ से आई। उन्होंने साउथ चाइना वाला जो रूट था उसको अवॉइड किया ताकि किसी भी तरह से गतिरोध की स्थिति उत्पन्न ना हो और वो सेफली ताइवान में। अब देखिए है क्या चीज कि लगातार ताइवान को लेकर चीन आक्रामक रुख इख्तियार कर रहा है। हमने देखा था कि जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी थी उस वक्त से ही चीन अपनी आंखें तरेरने लगा था और उसी वक्त ये समझ आ गया था कि अब रूस और यूक्रेन की स्थिति को देखकर, रूस की आक्रामकता को देखकर चीन भी कोशिश कर रहा है कि उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके साथ में आगे बढ़ेगा। उसने संकेत दे दिए थे और अब जो उसने किया है वो हो ये रहा है कि पहले भी ऐसी ही गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, 1996 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और अब एक बार फिर उसने ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। वो ताइवान के बेहद करीब आ चुका है और वहां पर ड्रिल कर रहा है। अब हम आपको एक नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि दरअसल 1996 और अब में क्या अंतर है। क्यों ये स्थितियां और भी ज्यादा भयावह बनती जा रही है। देखिए इस मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। ये जो काले रंग के बॉक्सेस हमने बनाए हैं ये दरअसल है चीन की स्थिति, जो कि 1996 के वक्त जब घेराबंदी करी थी उसने, उस वक्त कहां कहां पर चीन मौजूद था, चीन के जो विमान है वो कहां पर मौजूद थे, जो शिप्स हैं, जो वॉरशिप्स है वो कहां पर मौजूद थे, किस तरह से ड्रिल की थी। ये वो काले निशान है। और अब ये जो लाल निशान है ये बता रहे हैं कि किस तरह से चीन ने इस बार घेराबंदी की है। और ये जो घेराबंदी है आप देखेंगे कि 1996 से बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति अब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 3 तरफ से चीन ने इस बार घेर लिया है। इसके अलावा चीन इस बार बेहद करीब आ गया है ताइवान के। देखिए अगर हम तालनान की बात करें तो 9 नॉटिकल मीटर की दूरी पर है। 9 नॉटिकल मीटर आप समझ लीजिए लगभग 12-13 किलोमीटर, यानी कि कोई इस समुद्री तट पर खड़ा होगा तो उससे सामने चीन के जंगी बेड़े की झलक मिलती रहेगी। वो देख सकेगा कि चाइना के जो वॉरशिप्स हैं वो सामने खड़े हैं। इसके अलावा ताइपेई जो कि कैपिटल है, राजधानी है ताइवान का, उससे 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर है चीन का जो वॉरशिप है, उसकी हम बात कर रहे हैं। चीन जहां अपनी ड्रिल कर रहा है, जिसमें उसने साफ बोला कि फिर मत कहना कि हमने चेताया नहीं था, खामियाजा भुगतना होगा। दूसरी तरफ 12 नॉटिकल माइल, यानी कि ताइवान को 3 तरफ से सिर्फ घेरा ही नहीं है बल्कि ताइवान के बेहद करीब आता जा रहा है। और अगर युद्ध की स्थिति बनी तो ताइवान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। ये वो तस्वीरें हम आपको समझा रहे हैं कि इस वक्त स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है ताइवान को लेकर। अब एफएम न्यूज के कुछ सवाल हैं। इन स्थितियों को देखकर, इन परिस्थितियों को देखकर हम एफएम न्यूज के वो सवाल भी आपके सामने पेश करेंगे कि इन परिस्थितियों में क्या सवाल बनते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ताइवान बनेगा दूसरा यूक्रेन? जो परिस्थितियां यूक्रेन में पैदा हुई वो ताइवान में भी होंगी। क्या जंग की स्थिति में यूएस साथ देगा क्योंकि यूक्रेन अकेला पड़ गया था, बूट्स ऑन ग्राउंड कोई भी नहीं हुआ था, कोई भी वो देश, ना नाटो ना यूएस,
न जर्मनी, सबने कहा कि हम साथ देंगे, लेकिन उसके बाद बूट्स ऑन ग्राउंड कोई नहीं था। यूएस के इस कदम पर, यानी पेलोसी के आने के कदम पर, अब चीन कैसे पलटवार करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कीव, काबुल के बाद ताइपे जंग का मैदान तो नहीं बनने जा रहा। तो ये वो 6 सवाल हैं जो इस वक्त एफएम न्यूज खड़े कर रहा है। और वर्ल्ड वॉर 3 की आहट तो नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर अमेरिका और चीन के बीच टकरार होती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है, क्योंकि हर हाल में रूस चीन के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और ऐसे में 2 महाशक्तियां, बल्कि यूं कहें 3 महाशक्तियां टकराएंगी और वर्ल्ड वॉर 3 की कहीं ये आहट तो नहीं है, क्योंकि ऐसे में पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि कल जब ताइवान पहुंची पेलोसी, उसके बाद चीन और भी ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आया। हमने देखा कि कल जो है चीन ने 21 विमान ताइवान की सीमा में भी घुसा दिए, उसके लड़ाकू विमान गए, जिससे कि साफ पता चलता है कि चीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। लेकिन वहीं ताइवान इसको लेकर खुश है। अब पेलोसी ने आज संबोधित किया, उनके पार्लियामेंट में पहुंची ताइवान में, तो क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक स्क्रॉल के जरिए हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने ताइवान को एक मजबूत देश बताया। उन्होंने कहा कि हम ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ताइवान एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा तौर पर एक प्रमुख स्थिर शक्ति बन सकता है। अमेरिका ने हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। ताइवान में लोकतंत्र फल फूल रहा है और दुनिया को साबित किया है ताइवान ने कि तमाम चुनौतियों के बाद भी अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ताइवान की तमाम तारीफें की हैं। अब ताइवान ने भी आभार प्रकट किया है पेलोसी का और अमेरिका का कि वो ताइवान में आए हैं। ताइवान के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। अमेरिकी स्पीकर पेलोसी वास्तव में ताइवान के सबसे समर्पित मित्रों में से एक हैं। ताइवान की ये यात्रा करने के लिए हम आपके आभारी हैं। अपने देश की संप्रभुता को मजबूती से बनाए रखने और रक्षा रेखा को बनाए रखने के साथ ही हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और अपने लोकतंत्र के जो तमाम जो देश हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उनको एक साथ लेकर हम चलने वाले हैं। तो साफ तौर पर जो ये मुलाकात हुई है उसके बाद चीन का आंखें तरेरना लाजमी है, लेकिन चीन के आंखें तरेरने का क्या इफेक्ट होगा, पेलोसी के इस दौरे का क्या इफेक्ट होगा, इसी सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और भारत इसमें क्या रोल अदा कर सकता है, क्योंकि रूस भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। अगर ये जो टकरार है, ये जो टेंशन है और बढ़ता है तो इसमें रूस भी लाजिम तौर पर बीच में आ जाएगा। चीन के भारत से पहले ये संबंध ठीक नहीं है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब एशिया में स्थितियां तनावपूर्ण दिख रही हैं। इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। सर सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन सर आपसे।
जिस तरह से हम देख रहे हैं ताइवान मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। बल्कि हमने अभी दर्शकों को मैप के जरिए समझाया कि जो पहले परिस्थितियां थी जब पिछली बार चीन ने घेराबंदी की थी, उससे काफी अंदर आ चुका है। 9 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक इस वक्त चीन के जो वॉरशिप्स हैं वो अंदर तक घुसे हैं। 21 विमान तो सरहद के अंदर घुसे हैं और उन्होंने दिखाया अपना शक्ति प्रदर्शन, उन्होंने किया है, एक तरह से चेताया है फिर से। ऐसे में ताइवान की रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत दिखती है आपको कि अगर हो जाता है एजिटेशन तो क्या होगा? क्या ताइवान इतना मजबूत है? बहुत अच्छा सवाल है और चंद चीजें मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए स्पेशली जी। ये जानना, हमें दर्शकों को ये जानना और जो भी अपने न्यूज चैनल देख रहे हैं इनको ये जानना जरूरी है जी। ताइवान अपने आप में एक इंडिपेंडेंट देश नहीं है, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक अंग है। अगर आप ओलंपिक्स देखते हैं तो ओलंपिक्स में आपने देखा होगा ताइवान ताइपे सिटी के नाम से ओलंपिक्स में भाग लिया था। आप मेरे पीछे मैप देख रहे हैं जी जी। और इस पे अगर आप गौर करेंगे तो मेरे जो दाएं कंधे पे है ना, ये है ADIZ, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, जो ताइवान का है, जो गेरुए रंग में मैंने बनाया हुआ है। और मेरे कान के इधर देखेंगे तो आप यहाँ पे ADIZ ईस्ट चाइना सी का देखेंगे। ये वही मैप है जो आपने चंद मिनट पहले दर्शकों को दिखाया था जी। इसमें मैंने सिर्फ ADIZ ओवरलैप किया हुआ है। और मेनलैंड चाइना का थोड़ा दूर से यहाँ देखेंगे तो मेनलैंड चाइना का ADIZ आपको नजर आएगा। हाँ। आप ये दोनों ADIZ और ये गेरुआ ADIZ जब देखते हैं, आपको दिखता है कि 60 से 70% ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन मेनलैंड चाइना के अंदर है और 30% के आसपास ईस्ट चाइना सी के अंदर है। सो ये दोनों के बीच का टकराव और ये जो मनमुटाव यहीं से शुरू हो जाता है। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के लकीरें खींचने से ही शुरू हो जाता है। 21 फाइटर्स चाइना के ताइवान के अंदर आने की बात करी थी। एक्चुअली वो सिर्फ इस कोस्ट के इर्द गिर्द घूम रहे थे और ताइवानीज परसेप्शन में वो ताइवान के अंदर थे या ताइवान के टेरिटोरियल वाटर्स के आसपास आ गए थे। हाँ। ये हो गया पहली बात। बट हमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैम ये समझना जरूरी है जी। 96% 96% ऑफ ताइवानीज पीपल वो जो हैं वो चाइनीज मूल के लोग हैं। मैन जो अबोरिजिनल लोग थे वो सिर्फ मात्र 14% रह गए। तो इन सब का काम आम इंसान जो है, ताइवान का जो आम इंसान है और ताइवान के जो लघु उद्योग हैं हाँ। ये सारे निर्भर हैं मेनलैंड चाइना पे। यानी कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस जैसी परिस्थिति यहाँ पर भी बन रही है। यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। नहीं बन रही है हाँ। नहीं बन रही है, इसलिए नहीं बन रही है हाँ। क्योंकि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो एक जोक जैसा है, क्योंकि ताइवान चाइना के नजरिए से उसका अभिन्न भाग है। नहीं वो ठीक है, चाइना पे ये बन रही है कि जैसे रूस के प्रति लॉयल लोग यूक्रेन में थे, इसी तरह से ऐसे लोग ताइवान में भी हैं जो कि जाहिर तौर पर जब चीनी मूल के हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी चीन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। कोई नहीं चाहेगा कि ये युद्ध हो। नहीं है कोई नहीं चाहेगा ये युद्ध हो। देश नहीं है जी हाँ हाँ। चाइना एक अलग देश नहीं है मैम, इट इज पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। हमारे साथ भी उनका अनऑफिशियल संबंध है, ऑफिशियल संबंध नहीं है किसी भी कंट्री के साथ। तो ये हमने समझना जरूरी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा या ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स जरूर होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन जरूर होगी, फाइटर एयरक्राफ्ट इर्द गिर्द उड़ते रहेंगे, लेकिन चाइना का जो एम्फीबियस लैंडिंग हो या पैराट्रूपिंग हो, ये सारी चीजें जो है ना, जो एस्केलेटरी लैडर पे सबसे ऊंचे पायदान में पाया जाता है, वो लेवल तक पहुंचने की नौबत इसलिए नहीं आएगी। एस्केलेशन जैसा कुछ हो सकता है यहाँ पर मैम। ताइवान जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना है हाँ। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं एक्सीडेंटल उसका भी कोई गुंजाइश नहीं बनती। गुंजाइश क्या इसीलिए मुझे तो नहीं बनता दिख रहा। ठीक है निरंजन जी से हम पूछ लेते हैं कि क्योंकि ताइवान चाइना का ही एक हिस्सा है, क्या इसीलिए यूएस इतने ज्यादा मैं कहूंगी इतनी ज्यादा अपना दम दिखाते हुए, क्यों चाइना ने आगाह किया था फिर भी पेलोसी वहां पर पहुंची है। ये जो मुलाकात है ये राजनीति के लिहाज से
संबंधों के लिहाज से ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या इसीलिए क्योंकि उसको पता है ताइवान पर हमला तो करेगा नहीं चाइना, क्या इसीलिए वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अमेरिका इसी चीज का फायदा उठाने के लिए अमेरिका ने एक कदम उठाया है? और क्या इफेक्ट होगा इसका? देखिए नीति साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरीके चाइना और ताइवान का जो विवाद है, ये जब से ताइवान अलग हुआ है तब से ये विवाद चलता आ रहा है। लेकिन अब यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद में अमेरिका की अपनी एक विश्वसनीयता की कहीं ना कहीं कमी आ गई थी, क्योंकि यूक्रेन और रूस के जो संबंध जो बिगड़े थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन रूस से जिस तरीके से उन्होंने एक झगड़ा मोल लिया, या यूं कहूं कि जो पंगा लिया, वो केवल और केवल अमेरिका और यूरोपियन जो देश है, हाँ। उनके दम पे यूक्रेन ने जो है रशिया से पंगा लिया था। अन्यथा यूक्रेन को इस बात का पता था कि हम रशिया से युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं पार नहीं पा पाएंगे। तो अब उसके अंदर जिस तरीके से जो बाइडेन ने मान लीजिए एक बहुत संयम दिखाया, या यूं कहूं कि उस युद्ध के अंदर प्रत्यक्ष रूप से वो शामिल नहीं हुए, और जिससे अमेरिका की जो किरकिरी हुई, इसको अब ये अमेरिका के अंदर एक अमेरिका के लिए ये एक जो विश्व भर के अंदर एक जो इस चीज को लेकर तो खुद जेलेंस्की ने बयान जारी कर दिया था कि हम अलग थलग पड़ गए हैं, हमारी मदद करने के लिए नहीं आया है कोई। थोड़ी सी कमी आई, और ये ना कहीं नैन्सी पेलोसी को यात्रा करवा करके अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपनी उस विश्वसनीयता की कमी के अंदर कोई ना कोई ये दिखाने की कोशिश करी है कि भाई हम लेकिन इस कदम के मायने क्या है कि कोई भी हमें धमकाएगा हम पीछे हट जाएंगे। और रही बात देखिए ताइवान और चाइना की, तो मैं इस चीज के अंदर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, चाइना का तो आप देख ही रहे हैं कि जो नेचर है, जो उसकी जो प्रकृति है वो विस्तारवादी प्रकृति है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिनके सीमा विवाद अभी भी लंबित है, भारत भी है उनमें से एक है, जिनका चाइना से भी सीमा विवाद है, पाकिस्तान के साथ भी, चाहे हम पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें, सीमा विवाद हमारा है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें सीधे लड़ाई और सीधे वार से नहीं सुलझा करके एक डिप्लोमेसी और एक आपसी बातचीत से इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन चाइना अभी क्या कर रहा है, हमारे यहाँ लद्दाख के अंदर या हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से उसने अशांति का माहौल बनाया हुआ है, वैसा ही उसने ताइवान के साथ किया हुआ है। और कदाचित जहां जहां चाहे श्रीलंका में हो चाहे पाकिस्तान में हो, उसको आराम से और प्यार से घुसने की जगह मिल गई, तो वो अपनी विस्तारवादी नीति से बाहर नहीं आ रहा। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से अमेरिका का ये जो इस बार जो लेना है, कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी थोड़ा सा प्रतिष्ठा का सवाल आ गया है, क्योंकि चाइना अब अगर इसके ऊपर आक्रमण करता है तो उसको इस चीज का पता है कि उसको बहुत महंगे दाम में ये सौदा साबित होगा। और अगर नहीं करता है तो अब उसकी जो प्रतिष्ठा, जिस तरीके से वो 3-4 दिनों से लगातार धमकियां दे रहा है और युद्ध स्तर के अपनी तैयारियां दिखा रहा है, या यूं कहें कि एक डराने की कोशिश कर रहा है, तो अब उसकी भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल आ गया। अभी अगले 24 या 26 घंटे जिसमें देखेंगे कि चाइना क्या करता है, ये चीज देखने वाली है। ठीक है विनोद दत्ता सर, ये जो ड्रिल की जा रही है चाइना की तरफ से, जो डराने की कोशिश की जा रही है, अपनी शक्ति दिखाई जा रही है, ये दरअसल किसके लिए धमकी है? क्या ये बाइडेन को दिखाने की कोशिश की जा रही है, या पूरे विश्व को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैं एक महाशक्ति हूँ? देखिए इसमें तो कोई चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर के आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हाँ, और अमेरिका को भी मालूम है कि जिस तरह से उसका वर्चस्व कम होता जा रहा है, जिस तरह से उसकी शाइन और शीन कम होती जा रही है, वो उससे भी मालूम है। और अमेरिका की देखिए आप पिछले मैं आपको कई मिसालें दूंगा जिसमें अमेरिका और खासकर अफगानिस्तान और यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका का जो विश्व समुदाय पे जो उसका अक्ष दिखाई दिया है या जो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया है, उसमें एक तस्वीर बड़ी साफ निकल के आती है, उभर के आती है, जो कहती है कि भाई अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। आप ये देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, आप सोमालिया में देख लीजिए, सिविल वार वो खत्म करके नहीं आ पाए, बिल्कुल 241 बंदे उनके वो हो गए। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है, उसको वो क्रश नहीं कर पाए। फिडेल कास्ट्रो के जो क्यूबा में जो एंटी कास्ट्रो वगैरह जो थे, उसको वो कुछ नहीं कर पाए। तो मतलब ओवरऑल जो पिक्चर अमेरिका की है वो ये है कि भाई अमेरिका शाबाशी तो देता है, साथ नहीं देता। तो अमेरिका की जो उसकी साख थी उसमें बट्टा लगा हुआ है, तो अमेरिका के लिए ये बड़ा लाजमी था कि वो अब ये साबित करे विश्व को कि भाई वो जिसके साथ रहा है
वो उसका अलाई है, उसका दोस्त है। रही बात यूक्रेन की, चीन ने जो रशिया यूक्रेन युद्ध है उसको बड़े करीब से देखा है और चीन से ज्यादा वक्त पे आते नहीं है। अभी उसके दोनों कारण हो सकते हैं, या तो वहाँ की जो उसकी पॉलिसी है और दूसरा जो वहाँ जो डर का माहौल लोगों में पैदा है। तो चाइना ने ये देखा है रशिया यूक्रेन में कि भाई किस तरह से अगर रशिया ने डोनबास एरिया को काबू किया है, पहले क्रीमिया को काबू किया था, तो अगर वो ताइवान में इस तरह का कोई वो करता है या मिसएडवेंचर वगैरह करता है, तो क्या विश्व समुदाय का क्या रिएक्शन रहेगा? अभी आप देखिए इलेक्शन होने हैं, सीपीसी के भी इलेक्शन हो रहे हैं 24-25 में, ताइवान में भी रेजिम चेंज होगी। तो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए जब इस तरह का कोई अब आप सत्ता एक ऐसी चीज है कि जिसको ये चख लगती है वो नहीं सत्ता छोड़ना चाहता। वहां पुतिन साहब भी इसीलिए कर रहे हैं, या शी जिनपिंग भी अपने तीसरे टर्म के लिए कर रहे हैं, और भी इस तरह के नेता हैं जो कुछ भी कर गुजरने पे आमादा हो जाएंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा मूव था जो उन्होंने किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि सितारे अमेरिका के शायद उसके फेवर में है कि अल जवाहिरी मारा गया, और दूसरा ये नैन्सी वाला जो एपिसोड है वो बिल्कुल सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ। रही बात अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने कही थी, बहुत अच्छी बात थी कि अगले 26 से 30 घंटे देखने लायक है। ये बड़े क्रिटिकल है, क्योंकि देखिए कोई भी समझदार देश एकदम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा, कोई ना कोई रणनीति चीन जरूर बनाएगा, और कुछ इसका जो खामियाजा है वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, रिप्रोकेशन देखने को मिलेगा। जी। तो अभी अगले करीब मैं तो कहता हूं कि करीब अगले कुछ दिन वेट एंड वॉच पॉलिसी के हैं, और चीन बिल्कुल चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका की प्रेजेंस वहां रहती है तो ये वही हो जाएगा जैसे यूक्रेन में अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा था, जो चीन बिल्कुल कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ऑगस्टिन सर, जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि चीन को सिर्फ उकसाने का काम कर रहा है, क्योंकि इससे हासिल तो कुछ नहीं होना? देखिए, इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। या सर ये भी बताइएगा कि ये उकसाने की नीति है, या फिर ये जो है चीन को इसमें शिकस्त हासिल हुई है कि नैन्सी पेलोसी आई, धमकी के बावजूद आई, चीन ने चेताया, फिर भी वो आई और आराम से उड़कर भी वापस चली गई, एक सफल दौरा रहा। तो चीन के लिए किरकिरी है या फिर अमेरिका को? जी, इसको ताइवान चीन के हिसाब से मत देखिए, यही मेरा आपसे वो रहेगा। ठीक है। यूक्रेन, जैसे यूक्रेन नेटो और रशिया के बीच एक पिसके रह गया, एक पैदा इट वाज अ टूल जिसको कहते हैं। एक्चुअल लड़ाई तो नेटो अमेरिका जो पार्ट ऑफ नेटो है, बिटवीन नेटो एंड रशिया था। ये जो लड़ाई है जिसमें ताइवान पिसा हुआ है, इसमें ये लड़ाई है अमेरिका और चाइना के बीच। ठीक है। जापान 9 लाइन, A2AD जिसको कहते हैं एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, और ये जो सारी पैसिफिक ओशन की जो पॉलिटिक्स है, इन सब के बीच एक फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स जब यूक्रेन रशिया के बाद चाइना ने शुरू किया, मसल फ्लेक्सिंग शुरू किया, सबसे ज्यादा इनकर्सन ताइवानीज एयर स्पेस में शुरू हुआ। इसको रोकने के लिए अपने पर्सनल कैपेसिटी में आई है, ये ऑफिशियल विजिट नहीं है, ये हमें समझना जरूरी है। और यूएसए की जो पॉलिटिक्स में ये परमिशन है कि जो भी गवर्नर है वो किसी भी कंट्री के बुलाने पे अपने प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की उनको जरूरत नहीं है। जैसे इल्हान उमर, यानी कि इसके दो पहलू हो गए, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर उनको भेजा भी नहीं और वो वहां आकर दौरा करके चली भी गई है, वो एक निजी दौरे में काउंट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात छोड़ गई, क्या सरदर्दी छोड़ गई है ताइवान को, साई इंग-वेन को, बिकॉज ये साई इंग-वेन के ये डबल एजेड स्वॉर्ड जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये दोनों तरफा कट सकता है। कैसे कट सकता है मैं आपको 30 सेकंड समझाता हूँ। सर ये जो साई इंग-वेन कम है, क्योंकि जी शॉर्ट में सर 15 सेकंड दीजिए जी। शॉर्ट में साई इंग-वेन का जो री इलेक्शन के टाइम में हो सकता है इनका जो आना उनके पक्ष में जाए। अगर चाइना ने ज्यादा कस दिया
और खूब सायरन्स होने लगी और लोग इर्द गिर्द भागने लगे और उनका काम अगर ठप हो गया तो साई इंगमैन के खिलाफ जाएगा। तो ये चाइना का क्या रुख रहेगा इसके ऊपर इनका पॉलिटिकल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन अभी रहने वाली है। ठीक है, फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी पोद्दार सर, आप बताएं कि ये जो मौजूदा स्थिति अब बन रही है इसके क्या रिपरकशंस आपकी नजर में हो सकते हैं? बहुत संक्षेप में सर, ये जो विजिट हुआ है इसके बाद क्या कुछ हो सकता है? देखिए निश्चितम मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से चाइना अभी सीधी लड़ाई की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसने यूक्रेन और रशिया का परिणाम देख लिया। क्योंकि जिस तरीके से रशिया दम भर रहा था और कह रहा था कि मैं 7 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन को फतेह कर लूंगा, और आज मान लीजिए लगभग 200 दिन, पौने 200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद रशिया वहां पे समझ लीजिए एक स्ट्रगल कर रहा है। तो चाइना को भी इस बात का पता है, और जिसमें तो वहां पे यूएस या कहूं नाटो या यूरोपियन देश प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ नहीं आए, और यहाँ तो संभावना है कि अमेरिका ताइवान के साथ प्रत्यक्ष रूप में साथ में आ जाए, और कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर भी राजनीति करने की कोशिश करें तमाम देश, क्योंकि कल जर्मनी ने भी कह दिया है, भारत हो चाहे भूटान हो चाहे तमाम उसके सीमावर्ती देश हैं, उनके साथ उसकी एक समझ लीजिए अदावत चल रही है। तो चाइना इस चीज को समझता है, चाइना व्यापारी देश है, उसको इस चीज का पता है कि आज उसकी इकोनॉमी किस तरीके से समझ लीजिए संघर्ष कर रही है। तो मेरे हिसाब से चाइना केवल गिद्धड़ भक्की और अमेरिका को केवल एक आंखें दिखा रहा था, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा अनुमान ये बात नहीं कहता है कि भाई चाइना इसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण करेगा ताइवान के ऊपर। ठीक है, विनोद दत्ता सर आपका एक फाइनल कमेंट सर, 15 सेकंड में प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका की एक डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि चीन ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भाई वो किसी भी कीमत पे नैन्सी पेलोसी इनको यहाँ नहीं आने देंगे ताइवान में। डिस्पाइट दैट अमेरिका ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी पूरी जो माइट थी वो लगा दी, और ये जो विजिट थी वो सक्सेसफुल रही। और इंटरनेशनल रिलेशंस में बिल्कुल यही बात है, जो अदावत वाली बात पोद्दार साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक वो किया है उन्होंने। लेकिन हाँ, चीन बिल्कुल चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, क्योंकि चीन के लिए भी ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। ठीक है, ठीक है। ऑगस्टिन सर एक फाइनल कमेंट, 15 सेकंड सर प्लीज। देखिए, इस सारे गिद्दे में सबसे ज्यादा पिसने वाला है ताइवानीज आम इंसान। और ताइवान जो लोग ताइवान गए हैं वो देखते हैं कि सायरन बजता है, लोग कार छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं और जाके गड्ढे में घुस जाते हैं, क्योंकि एयर रेड सायरन बजते रहता है वहां। ये अगर एयर रेड सायरन खूब बजता रहा तो उनका अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट होगा, उनकी आम जिंदगी पे इफेक्ट होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं बात ये भी है कि क्योंकि ताइवान इज ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो कोई भी अपने ही शरीर को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ये भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसके घर के मुहाने पर आकर उसका दुश्मन खड़ा हो जाए और उसको आंखें तरे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ऑगस्टिन सर, पोद्दार सर और साथ ही विनोद दत्ता जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के बीच ही वर्चस्व की ये लड़ाई एक बार फिर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से यूक्रेन मामले में देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर एक जो डिफरेंस है वो ये है कि ताइवान इज ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट इज नोन एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो अपने ही अभिन्न अंग को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वहीं ताइवान भी ये साफ कह रहा है कि अपनी रक्षा रेखा की वो रक्षा करने वाला है। अब इस सब के बीच किस तरह से सिचुएशन आगे टेंस होती है, किस तरह से आगे ये मामला बढ़ता है, वो देखना होगा। खासकर पेलोसी की विजिट के बाद ये चीन को जो चुनौती अमेरिका ने पेश की है, इसको अब चीन कैसे लेता है, क्योंकि चीन की चुनौती का जवाब अमेरिका इस विजिट के जरिए दे चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए FM न्यूज।